सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 30 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। अब हम बढ़ते हैं संपादकीय की ओर। संपादकीय में आज बात करेंगे कुदरत के साथ कृत्रिम का संघर्ष, भगदड़ का सबक, सुधार के बावजूद। सरकारी विद्यालयों में दाखिले और पढ़ाई लिखाई के स्तर को लेकर प्रायः असंतोष ही जताया जाता रहा है, मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट यानी ASER में ये तथ्य उजागर हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले का स्तर फिर से कोविड काल के पहले के स्तर पर पहुंच गया है, मगर उनमें पढ़ाई लिखाई का स्तर कुछ बेहतर हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना काल से पहले 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन हर वर्ष बढ़ गया रहा था। 2006 से 18 के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 18.7% से बढ़कर 30.8% 14 में पहुंच गया था, फिर 18 तक इस स्तर पर बना रहा। मगर कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का अनुपात 2018 में 65% से बढ़कर 72% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में कमी आने का कारण निजी स्कूलों की तरफ लोगों का फिर से बढ़ता रुझान बताया जा रहा है। जाहिर है लोगों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा कायम नहीं रह पाया है। कोरोना काल में इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाला था। उस वक्त उनकी कमाई बंद हो गई थी। इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है, मगर इसमें चिंता की बात यह भी है कि स्कूलों में 5 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। शिक्षा का स्तर तो बीते कई सालों से बहुत खराब ही होता जा रहा है दिन आए दिन। अब अगला है भगदड़ का सबक। ये महाकुंभ प्रयागराज में मेले के अंदर हुई एक भगदड़ को लेकर है। महाकुंभ में मची भगदड़ में पुराने जख्मों का को कोरे दिया है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के कुंभ मेले में कई बार भगदड़ मची है और सैकड़ों लोग की मौत भी हुई है, लेकिन उन सभी हादसों में कभी सबक नहीं लिया गया। हर बार कोई ना कोई लापरवाही या अव्यवस्था में खामी पाई गई। ज़्यादातर मामलों में प्रशासन भीड़ की काबू करने में नाकाम रहा है। पिछले कुंभ में यही हुआ था, जब बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं को रेलवे और जिला प्रशासन संभाल नहीं पाया। स्टेशन पर बने फुटब्रिज पर भगदड़ मची और 42 लोग की मौत हो गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। महाकुंभ की सुरक्षा संभाल रहे जिम्मेदार लोगों को पता था कि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आएंगे, तो इसकी व्यवस्था उसी के अनुरूप क्यों नहीं की गई। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट और आपातकालीन व्यवस्था आज भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एआई से भी बड़ी चुनौती तो यही है इस समय कि भारत पहले क्राउड मैनेजमेंट पे महारत हासिल कर ले, उसके बाद एआई पे काम करे। कोई ज़्यादा नहीं दिन नहीं हुए जब कुंभ मेले क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी। तब से वहाँ सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग की जुटान को देखते हुए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। कई लेवल्स पे मैनेजमेंट होना चाहिए था। उसी को लेकर यहाँ कई से बातें करी गई हैं। हालांकि कोई फ़ायदा है नहीं इन बातों को करके, क्योंकि व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहती है। अगला आर्टिकल है कुदरत के साथ कृत्रिम का संघर्ष। ये लेख लिखा है अमरपाल सिंह वर्मा साहब द्वारा। अमरपाल जी कहते हैं, इंसान ने कितनी तरक्की की है, इसका मूल्यांकन उसके वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों तथा उपलब्धियों से किया जाता है। हाल में परागण के लिए कृत्रिम गह्वरों का निर्माण एक ऐसी उपलब्धि है जो मानव की असाधारण सोच और नवाचार क्षमता को दर्शाती है, लेकिन यह प्रगति बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसे रोबोटिक भंवरे तैयार किए हैं जो मधुमक्खी की तरह तेजी से पराग ले जा सकेंगे। मतलब ये पॉलिनेशन करवाएंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन।
इसमें पौधों में सुविधानुसार प्रजनन कराना आसान होगा। ये कृत्रिम भंवरे आगामी कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। ये रोबोटिक कीट 1000 सेकंड तक आसमान में मंडरा सकते हैं। देखिए तकनीक कितना बढ़िया विकास कर चुकी है, कितना आगे चल रही है इस समय। दावा है कि इन कृत्रिम भंवरों की बदौलत किसान बंद कमरे में फल और सब्जियां उगाने में सक्षम होंगे। फसल उत्पादन बढ़ेगा और मौसम की प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होगा। मतलब हम अपने आप में एक माइक्रो एग्रीकल्चरल इन्वायरमेंट बना पाएंगे। एक माइक्रो एग्रीकल्चरल सिस्टम कह सकते हैं, जो हम बंद कमरों में भी कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर्यावरण से, मौसम से, जलवायु से। एक माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो एग्रीकल्चर सिस्टम बना देंगे अपना। इस लेवल तक विज्ञान तरक्की कर रहा है। कुदरत ने कीट पतंगों की एक सजी व्यवस्था बनाई है जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। ये कुदरती कीट पतंगे परागण के माध्यम से फसलों, फूलों और वनों को भी जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन अफसोस का विषय है कि पिछले कुछ दशकों में वनों की कटाई, कृषि में जहरीले रसायनों के उपयोग और प्रदूषण ने इन कीट पतंगों की आबादी को खतरनाक रूप से कम कर दिया है। आज जब वैज्ञानिक कृत्रिम भंवरों का निर्माण कर रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि हम कुदरत के मूल तत्वों को ख़त्म कर उनकी जगह कृत्रिम उपायों का सहारा ले रहे हैं। तकनीकी प्रगति का उद्देश्य मानव जीवन को सरल बनाना है, लेकिन जब ये प्रगति प्रकृति के साथ संघर्ष में आ जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी भी हो सकते हैं। बीते वर्षों में पूरी दुनिया में कीट पतंगों की संख्या लगातार घटना संबंधी शोध एवं अध्ययन सामने आए हैं। अच्छा देखिए बड़े लंबे समय से ना ये इंसेक्ट्स वगैरह की पॉपुलेशन कम होने की बातें अखबारों में और कई लेखों में आई थी, जिससे हमें पॉलिनेशन की समस्या एक संकट के रूप में खड़ी दिख रही है सामने। जैसे आपको पता होगा कि मधुमक्खियों की जो पॉपुलेशन है वो कई क्षेत्रों में कम होती दिख रही है, विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, जिसका असर सीधे सीधे पॉलिनेशन पे या परागण पर दिख रहा है। वैज्ञानिक चिताते आ रहे हैं कि समूची परिस्थिति तंत्र खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निर्भर है। ये कीट ना होंगे तो परागण नहीं होगा। एक अध्ययन के अनुसार अकेले भारत में ही हर दिन कीट पतंगों की 150 प्रजातियां खत्म हो रही हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, कई तरह की तितलियां, जुगनू, भंवरे आदि लुप्त हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन वर्ष 19 में ही सचेत कर चुका है कि सदियों से मधुमक्खियां सहित अन्य परागणकारी जीव कृषि उत्पादन और जैव विविधता में बहुमूल्य योगदान देते आए हैं और दुनिया में 3/4 से ज़्यादा फसलों का परागण करते हैं। लेकिन इनकी संख्या में लगातार कमी आने से वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के चलते परागणकारी जीवों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है और उनकी कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो सकती हैं। मानवीय कारणों की वजह से मेरे साथियों ये नुकसान मानव जाति को ही उठाना पड़ेगा। विदेशों के किए गए 16 अध्ययनों के मेटा विश्लेषण के अनुसार पिछले 40 वर्षों में कीट की आबादी लगभग 45% की गिरावट आई है। कीटों की बड़े पैमाने पर मृत्यु न केवल उनके अस्तित्व वाले पारिस्थितिक तंत्र के लिए बल्कि हमारे कृषि के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। भारत में कीट पतंगों पर छाया संकट भावी परेशानी का संकेत है। भारत में आम, सेब और सरसों जैसे फसल कीटों पर ही निर्भर हैं। अगर प्राकृतिक परागणकारी विलुप्त हो जाते हैं तो इन फसलों का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होना तय है। ये नन्हे कीट पतंगे केवल परागण नहीं करते, वह खास श्रृंखला का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये कीट नष्ट हो जाते हैं तो पक्षियों, सरीसृपों और अन्य जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाने का खतरा है। तमाम चेतावनियों के बावजूद कीट पतंगों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जरूरी उपाय करने का पहल तो कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन कृत्रिम कीट पतंगे बनाने की ज़रूर कदम बढ़ा दिए गए हैं। इस बात को चिंतन करने की ज़रूरत है कि इंसान को उस दिशा के में क्यों कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं जहां उसे प्रकृति के बजाय मशीनों पर निर्भर होना पड़े।
अच्छा, ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक रोचक बात है कि क्या हमने पर्यावरण को इस स्तर तक खराब कर दिया है कि अब हमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। जापान में ड्रोन मधुमक्खियों का उपयोग पहले से किया जा रहा है जो फूलों पर जाकर परागण करती हैं। इस तरह नीदरलैंड वैज्ञानिकों ने नैनो रोबोट विकसित किए हैं जो परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा सकते हैं। ब्रिटेन में परागण के लिए कृत्रिम भंवरों का निर्माण निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि कुदरत की बनाई प्राकृतिक व्यवस्था को सहेज कर नहीं रख पाने की विफलता है। ये कहीं की विफलता ही है हमारे मानव जाति के लिए। बहुत बढ़िया लेख। आगे देखते हैं साथियों और अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की तरफ। कल बीटिंग द रिट्रीट का समारोह भी हुआ था। उत्तर प्रदेश की झांकी पहला पुरस्कार मिला है 26 जनवरी की सारी झांकियों में। फिलहाल और कुछ खबर विशेष तो नहीं लग रही है। आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी करंट अफेयर्स को और डिटेल में पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाके। और कोई सुझाव हमारे लायक हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।